जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज डॉक्टर आकिब लियाकत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोफेशनल सर्विस एकेडमी पीएसए। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 9 था उसके अंदर डिस्कस किया था और अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था मस्कुलर सिस्टम का। इसके अलावा हमने डिफरेंट कैटेगरीज टाइप्स भी उनसे देखी थी। मैं आपको ओवरव्यू अगर करवाऊं तो यहाँ से मैं आपको करवाता हूँ। हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। एक सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने चीजें डिस्कस की थी कि फंक्शंस क्या होते हैं, मसल्स मस्कुलर सिस्टम होता क्या है, टोटल मसल्स कितने होते हैं बॉडी के अंदर। फिर हमने 11 मसल्स ग्रुप्स जो हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस किया था। उनको एक एक करके मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था और उनका बेसिक फंक्शन भी मैंने आपको बताए थे और किस तरह से याद करने वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल में बता दी थी। ये 11 मसल्स ग्रुप थे हैमस्ट्रिंग तक। और इसके बाद हमने जो अगला टॉपिक देखा था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थी मस्कुलर सिस्टम की और प्रॉपर्टीज थी। बेसिकली 5 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें एक्साइटेबिलिटी होती है, इरिटेबिलिटी भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिबिलिटी होती है, मसल्स उनके अंदर एक्सटेंशन होती है, इलास्टिसिटी होती है, मसल्स ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाते हैं जब उनके ऊपर से स्ट्रेचिंग फोर्सेस हटती हैं। इसके अलावा कंडक्टिविटी होती है, इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं। अडेप्टेबिलिटी होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उनके अंदर अडेप्टेशन आ जाती है। 5-6 प्रॉपर्टीज थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। फिर हमने देखा था इंपॉर्टेंट जो सा पार्ट था इसका, वो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन देखा था। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिफरेंट 2 बेसिक मेथड से जो क्लासिफिकेशन हुई है उसकी हमने बात की थी जिसमें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन थी। और उसके अलावा हमने जो चीज देखी थी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अलावा साथ हमने इसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखी थी। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते थे उसमें बेसिकली हमारे पास 2 इसके पार्ट्स थे, वो 2 चीजें थी जिसमें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास 2 चीजें थी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। स्केलेटल सिस्टम होते हैं, मस्कुलर सिस्टम होते हैं। मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम होता है, सॉरी, स्मूथ मसल मस्कुलर सिस्टम के अंदर 3 चीजें हमने देखी थी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बेस पे। फर्स्ट वाज स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। ये 3 चीजें स्ट्रक्चर की बेस पे थी। फिर हमने फंक्शंस की बेस पे क्लासिफिकेशन देखी थी। फंक्शंस की बेस पे जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी तो फंक्शंस के एतबार से हमने देखा था कि बेसिकली हम कहते हैं मसल ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट हिस्सों में ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस। और उन फंक्शंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मूवमेंट के एतबार से होते हैं, जिनमें प्राइम मूवर्स होते हैं जिनको हम एगोनिस्ट कहते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, सिनर्जिस्ट होते हैं, फिक्सेटर्स होते हैं। ये हमने 4 मसल्स ग्रुप्स की बात की थी और ये हम यहाँ तक हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज का जो लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम जो सा नोमेनक्लेचर से, नोमेनक्लेचर मींस के मसल्स का जो है जो सिस्टम है जिसमें हम बात करते हैं मसल्स का, जो डिफरेंट मसल्स को जब हम नेम देते हैं तो किस तरह से उनकी नेमिंग होती है, इसको हम जो सा नोमेनक्लेचर कहते हैं मस्कुलर सिस्टम का। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखें जी, इसको डिफरेंट वेज में हम मसल्स की नोमेनक्लेचर की बात कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए हैं, उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे ऑन द बेस ऑफ लोकेशन ऑफ मसल, मसल जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिस बोन के साथ प्रेजेंट होता है या एसोसिएटेड होता है जिस ऑर्गन के साथ, बॉडी रीजन के साथ, उसकी बेस पे हम देते हैं। जैसे फ्रंटालिस मसल है, फ्रंटल बोन के साथ होता है। टिबियालिस मसल है, टिबिया बोन के साथ होता है। शेप ऑफ द मसल्स के ऊपर भी देते हैं, जैसे डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड का मतलब होता है ट्रायंगुलर है। ट्रेपीजियस का मतलब होता है ट्रेपेजॉइड शेप होती है। रोम्बॉइड का मतलब होता है रोम्बस शेप होती है। तो ये नेम्स हम मसल्स की इस हिसाब से भी देते हैं। थर्ड जो उनका पोर्शन है दैट इज साइज ऑफ द मसल्स, मैक्सिमस, मिनिमस, लॉन्गस, ब्रेविस डिस्क्राइब करते हैं मसल साइज को। ग्लूटियस मैक्सिमस लार्जेस्ट मसल है ग्लूटियस मसल्स के अंदर। पेरोनियस लॉन्गेस्ट मसल है, सब लॉन्गेस्ट मसल है लेटरल लेग के अंदर। और पेरोनियस ब्रेविस शॉर्टेस्ट मसल है जो इसके साथ लॉन्गेस्ट मसल के साथ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने जो डायरेक्शन ऑफ मसल्स के ऊपर हम बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मसल्स की जब हम बात करते हैं
कि जिस डायरेक्शन में मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे रेक्टस एब्डोमिनलिस है, स्ट्रेट जोन सा होते हैं इसको हम कहते हैं, ऑब्लिक मसल्स हैं, रन करते हैं सर्टेन एंगल के ऊपर, ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस है जो रन करते हैं ट्रांसवर्सली, और नंबर ऑफ ओरिजिन्स के ऊपर, जैसे लेट्स से बाइसेप ब्रेकाई 2 ओरिजिन होते हैं इसके, ट्राइसेप ब्रेकाई 3 ओरिजिन होते हैं, क्वाड्रिसेप्स 4 ओरिजिन होते हैं इसके। नंबर 6 पे देखें ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन की बेस पे कि जहां से मसल ओरिजिनेट होता है, जहां से उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है, इसके अलावा जहां पे उसकी इंसर्शन होती है उस बेस पे भी हम देखते हैं, जैसे स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल, ये स्टर्नम बोन से स्टार्ट होता है और क्लेविकल बोन पे जाके इंसर्ट होता है मास्टॉइड प्रोसेस के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के हवाले से, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑन द एक्शन ऑफ मसल्स के ऊपर भी हम बात करते हैं। एक्शन की जो तो बात होती है, मिसाल के तौर पे लेट्स से फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है जो रिस्ट की फ्लेक्शन करवाता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम है जो एक्सटेंड करता है फिंगर्स को, अडक्टर्स लॉन्गेस्ट है अडक्ट करता है थाइस को। ये हम कहते हैं कि एक्शन मसल्स की बेस पे है। स्टेबलाइजर मसल्स है, रोटेटर कफ मसल जो होते हैं, these मसल्स ग्रुप्स इनके अंदर हमारे पास आपके शोल्डर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली इनका काम होता है शोल्डर मूवमेंट्स के दौरान शोल्डर को स्टेबलाइज करके रखना। इसमें हमारे पास 4 मसल्स होते हैं टोटल और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से सुप्रास्पाइनेटस का जो है वो पहले क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये जो लेक्चरशिप का था स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पे इसका एग्जाम क्वेश्चन आया था, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसमें सबसे पहले सुप्रास्पाइनेटस है, एब्डक्शन करवाता है, आर्म फैसिलिटेट करता है उसमें, इंफ्रास्पाइनेटस और बाकी टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस, ये तीनों जो है एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं रोटेशन के अंदर, बस सुप्रास्पाइनेटस एब्डक्शन के अंदर हेल्प आउट करता है, ये अलग है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, वो मसल्स जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हम उनको कहते हैं जो आपके चीविंग मसल्स होते हैं, डाइजेशन के अंदर हेल्प, मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होते हैं बाय वेट और ये जा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर चार मसल्स होते हैं टोटल। टेम्पोरलिस मसल है, सॉरी मैस्टर मसल है, एलिवेट करता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है इसके अंदर मैस्टर मसल जो है। इसके अलावा टेम्पोरलिस है जो टेम्पोरलिस बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है, रिट्रैक्ट करता है जॉ को। इसके अलावा मीडियल टेरिगॉइड है जो एलिवेट करता है जॉ को, लेटरल टेरिगॉइड है जो डिप्रेस करता है और प्रोड्यूट करता है जॉ को ओपन करने में, माउथ को हेल्प आउट करता है। तो यहाँ से देखें इस एतबार से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से देखना है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास ये 9 तरह से हमने नोमेनक्लेचर देखा है। नेक्स्ट यहाँ से आगे जो है उसमें हम देखेंगे मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, डायफ्राम के मसल्स होते हैं, इनहेलेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और ये हेल्प आउट करते हैं इनहेलेशन के अंदर। इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो हमारे पास एक्सहेलेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। जो एक्सटर्नल होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ये निचले वाले जो हैं ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हेल्प आउट करते हैं सांस को बाहर निकालने में एक्सपायरेशन के अंदर। और ये ऊपर वाले मसल्स हैं, यहाँ पे शायद मिसिंग है वर्ड, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हेल्प आउट करते हैं इनहेलेशन के अंदर सांस को अंदर लेके जाने में। स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल है और सिक्लेनी मसल जो असिस्ट करते हैं डीप इनहेलेशन के अंदर जब हम गहरा सांस लेते हैं। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ऑर्बिक्युलरिस है, ओकुलाई है, क्लोज करता है आईलिड्स को, जो हमारी पलकें होती है उनको क्लोज करने में हेल्प आउट करता है। ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस है, क्लोज करता है हमारे लिप्स को। जाइगोमेटिक्स मसल मेजर है, ये रेज करता है, कंसर्न करवाता है माउथ को। स्माइलिंग मसल भी इसको हम कहते हैं। और फ्रंटालिस है, आईब्रोज को जो सा ये जो है रेज करता है, ओपन करने में हेल्प आउट करता है, आईब्रोज को ऊपर लेके जाने में हेल्प आउट करता है। कोर मसल्स है, पोस्चर के और स्टेबिलिटी के। रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल है, फ्लेक्स करता है स्पाइन को। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं, रोटेट करते हैं, बेंड करते हैं थाई को। ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस मसल्स हैं, ये कंप्रेस करते हैं एब्डोमिनल रीजन को, कोर स्टेबलाइजेशन हेल्प आउट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली हम कहते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स हैं और ये नोमेनक्लेचर है कि किस तरह से हम मसल्स ग्रुप्स को नेम देते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, हम नेम देते हैं बाय नेम,
उनका जो लोकेशन के ऊपर भी है, फंक्शन के ऊपर भी है, डायरेक्शन के ऊपर भी है, ओरिजिन के ऊपर भी है, ओवरऑल उनके फंक्शंस के ऊपर भी है। तो इनके एतबार से हमने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। हर दफा कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है, पिछले अभी रिसेंटली पेपर्स हुए हैं, से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं डिफरेंट पेपर्स के अंदर, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। हमारे जो 3 मसल्स ग्रुप हैं बाय स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है स्पोर्ट्स के अंदर वो स्केलेटल मसल्स के साथ होता है। स्केलेटल मसल्स बेसिकली हमारे साथ डायरेक्टली लिंक करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर। तो इनको इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होती है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखें जी। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं। प्राइम इनका फंक्शन जो बॉडी मूवमेंट है, कंपोज होते हैं मसल फाइबर्स के ऊपर। इनके अंदर इनको जो मसल फाइबर्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बंडल फॉर्म में। जब इनको हम देखते हैं तो इनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अब जब हम इनका देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक जब हम देखते हैं मतलब बड़े पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, तो हमें ये चीजें नजर आती हैं, जिनमें क्या है सबसे पहले भी देखें मसल बेली होती है। मसल बेली हम कहते हैं कि हमारे पास वो वाला एरिया होता है, वो वाला पोर्शन होता है, थिक सेंट्रल पार्ट ऑफ द मसल। मसल का जो पोर्शन एक्चुअली है मसल बेली है। टेंडन है जो मसल को कनेक्ट कर रहा है बोन्स के साथ। फेशिया है जो कनेक्ट कर रहा है टिश्यू लेयर्स को सराउंडिंग मसल्स के साथ। जो टिश्यू की जो लेयर्स हैं मसल सराउंडिंग मसल्स के साथ उसको कनेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। एपिमाइसियम है, ये लेयरिंग जो होता है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू के अंदर काफी दफा पूछी जाती है। एक इंटरव्यू में मुझसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मसल्स का स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो लेयरिंग हुई होती है वो किस तरह से, उसका सीक्वेंस क्या है। एपिमाइसियम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द एंटायर मसल है। जो मसल का पूरा बेली होता है उसको जो है इंटायर जो है बाहर वाली साइड पर प्रेजेंट होती है। पेरीमाइसियम है कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड करता है मसल्स को इनटू बंडल कॉल्ड फेसिकल्स। फेसिकल्स के ऊपर जो लेयर होती है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं। और जो अंदर हमारे पास फाइबर, मसल फाइबर्स के ऊपर जो लेयर होती है उसको एंडोमाइसियम कहते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमाइसियम है जो मसल फाइबर के ऊपर होती है, वो फेसिकल्स बनाते हैं। फेसिकल्स के ऊपर की जो लेयर है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं। पेरीमाइसियम के बाहर जो पूरे मसल को कवर करके रखती है उसको जो एपिमाइसियम कहते हैं। एपिमाइसियम के बाहर फेशिया होता है। फेशिया टेंडन के साथ बोन्स को कनेक्ट करवाता है, मसल्स और बोन्स को, और मसल बेली पूरी मसल की जो शेप है उसकी मसल बेली को हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के बाद हम जब देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी हम इसकी बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले मसल फाइबर्स आते हैं, जिनको हम सेल कहते हैं। लॉन्ग सिलिंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, कंटेन करते हैं मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर जो एंडोमाइसियम के अंदर होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से इसको हम स्टडी करते हैं। मसल फाइबर्स लॉन्ग सिलिंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जिनके अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं। मसल फाइबर्स आगे डिवाइड होते हैं मायोफिब्रिल्स में, जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स को बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन होता है। सार्कोलीमा होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करके रखती है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल रीजन के अंदर, मसल फाइबर के अंदर, मसल और उसके अंदर। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो कैल्शियम आयंस को और बाकी जो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प आउट करने वाले चैनल्स होते हैं उनको हेल्प कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसाइड द मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर ये चीजें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन ये होता है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनकी वजह से ही होनी है। इनके अंदर रिपीटेड यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सार्कोमियर्स। सार्कोमियर्स क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स के अंदर 2 जी लाइंस के दरमियान कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर और फंक्शनल हमारे पास जो उनसे यूनिट है जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प आउट करता है वो उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये हमारे पास 2 जी लाइंस के दरमियान का जो सा पोर्शन होता है, कनेक्टिव पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सार्कोमियर है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका फंक्शन होता है, ये जब मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होनी होती है इसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है, टू जी लाइंस के दरमियान ही शॉर्ट हो जाता है पोर्शन। जब लेंथन होना होता है, एक्सटेंशन होनी होती है, तो ये दोबारा अपनी नॉर्मल और ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्कोमियर्स के अंदर जी लाइंस होती हैं एक जैसे, मिसाल के तौर पे ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दो जी लाइन है, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है मिसाल लेट्स से, ये दो जी लाइन प्रेजेंट होती हैं, इनको हम जी डिस्क भी कहते हैं। एंड ऑफ सार्कोमियर्स होते हैं, ए बैंड होता है इसके अंदर, उसको हम डिवाइड करते हैं इस रीजन को दो हिस्सों में। एक ए बैंड होता है जो डार्क एरिया होता है, उसके अंदर थिक मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ए बैंड के अंदर जिसको हम डार्क एरिया कहते हैं, एनआइसोट्रोपिक बैंड होता है, एनआइसोट्रोपिक एरिया होता है और इसके अंदर से लाइट पास नहीं कर पाती, इसलिए इसको कहते हैं डार्क एरिया है। और ये मायोसिन फिलामेंट यहाँ पे क्योंकि थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा आई बैंड होता है, लाइट एरिया होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है जिसके अंदर एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है और इसके दरमियान आई बैंड को काट के जब हम कट करते हैं तो वहां पे एच जोन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सेंट्रल पार्ट है ऑफ ए बैंड का। ए बैंड जो है वो हमारे पास सेंट्रल रीजन होता है और जो आई बैंड होता है वो हमारे पास पेरिफेरल रीजन होता है, पेरिफेरल साइड पे जो सा प्रेजेंट होता है। और ए बैंड विद ओनली थिक फिलामेंट्स होते हैं, इसके अंदर नो ओवरलैप करते हैं। एम लाइन मिडल होता है सार्कोमियर का जो स्टेबलाइज करता है, एच जोन के दरमियान के हिस्से को हम एम लाइन कहते हैं। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास सबसे पहले एम लाइन डिसअपीयर होती है, फिर एच जोन डिसअपीयर होता है। ए बैंड और आई बैंड हमारे पास तब भी हमें नजर आते हैं, एम लाइन हमें नजर नहीं आती। ये जो सार्कोमियर का बिल्कुल सेंट्रल रीजन होता है जो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके साथ इसकी पिक्चर जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, या आपको अगर इसकी समझ नहीं आएगी तो मैं इसको दोबारा भी समझा दूंगा। कोई आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्यूरी होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू। जैसे मैंने आपको बताया थिक फिलामेंट होता है, ये हमारे पास सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है, ऐसे लाइनिंग हुई होती है। थिन फिलामेंट होता है, ये इस साइड पे ऐसे साइडों पे प्रेजेंट होता है, ये इस तरह, ये थिन फिलामेंट। यहाँ पे मायोसिन के जोन से प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे हमारे पास थिक फिलामेंट में थिक फिलामेंट में मायोसिन होती है सेंटर में और थिन फिलामेंट में हमारे पास एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये दो प्रोटीन होती हैं और बेसिकली क्या होता है काम, एक्टिन का जो वो है हमारे पास वो हेड्स जो मायोसिन के हेड के साथ आपस में ओवरलैप करते हैं। आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपको पढ़ाता हूँ तो वहां पे हमें मजीद चीज क्लियर हो जाएगी। तो वो आपस में उसको पुल करते हैं, खींचते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू कैसे होता है वो आगे एक फ्लो चार्ट है, वहां पे आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाती है ये। तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर के अंदर हेल्प आउट करती है और दो प्रोटीन है जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प आउट करती हैं। बेसिक काम ये स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो थिक और थिन फिलामेंट का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस क्या है। मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन करती है और ये एंड्रयू एफ हेक्सेले और हमारे पास इसके जो सा रॉल्फ और ये साथ के जो इसका जे हैंसन हेक्सेले, इन लोगों ने मिलकर प्रपोज की थी। ये जो इसका बेसिकली काम ये है कि ये आपको एक्सप्लेन करती है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को, ये आपको स्ट्रक्चर को भी बताती है, जो थिक फिलामेंट कैसे बना होता है और थिन फिलामेंट कैसे बना होता है वो हमने जो ऊपर डिस्कस किया है। वो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है उसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद हमें ये की स्टेप जो मसल इन्वॉल्वमेंट के अंदर हमें हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं फिर मैं आपको उसको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलेशन होगी, नर्व स्टिमुलेशन होगी, नर्व की इनिशिएशन आएगी, मोटर न्यूरॉन सेंड करेंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, एक्शन पोटेंशियल जिसको कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर, वहां से हमारे पास फ्लोरन एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा हमारे पास मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा मसल फाइबर की सार्कोलीमा या सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जाके लगेगा, वहां से वो क्या करेगा, दिस जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा जो सार्कोलीमा से टी ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके वो कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं। वो जैसे कैल्शियम चैनल ट्रिगर होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उनको रिलीज कर देगा कैल्शियम को मसल साइटोप्लाज्म के अंदर जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद अब कैल्शियम का जो प्रोसेस है वो क्या कर रहे हैं, आपको एक्टिवेट करवाता है सारे प्रोसेस को, कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को। अब जब कैल्शियम का
कमी होती है तो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बोन्स के साथ तो होते ही होते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब बाइंडिंग साइट एक्सपोजर हो जाता है, कैल्शियम रिलीज आ गया, कैल्शियम आके रिलीज करेगा ट्रोपोनिन के साथ, काज करेगा ट्रोपोमायोसिन टू मूव एंड एक्सपोज मायोसिन। नॉर्मल हालात में जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन के हेड के ऊपर ट्रोपोमायोसिन लगी हुई है। ट्रोपोमायोसिन इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ट्रोपोमायोसिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देती। कैल्शियम आता है, कैल्शियम चैनल जब रिलीज होके आते हैं, कैल्शियम फौरन ट्रोपोमायोसिन को मायोसिन के हेड से, मायोसिन के उससे हटा देते हैं। जब वो मायोसिन के हेड से हटाते हैं तो वो अब हमारे पास खाली हो जाती है, स्पेस खाली होती है। फौरन एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट है, वो उसके साथ आके बाइंड करते हैं। जैसे ही वो बाइंड करते हैं वो क्रॉस ब्रिज बन जाता है। मायोसिन हेड्स अटैच हो जाते हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं, जिनके ऊपर आके एक्टिन फिलामेंट्स आपस में आके क्रॉस ब्रिज बना देते हैं। एक्टिन के फौरन उसके ऊपर आके वो फाइबर्स आके लगते हैं और वो उनको क्रॉस ब्रिजिंग कर लेते हैं। तो ट्रोपोनिन एक्चुअली हमारे पास रिलीज होके आता है, जो एक्टिव फॉर्म में होता है, जो हमारे मसल्स की पूरी उसको हेल्प आउट करता है। यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली ये आता है कि जो ड्यूरिंग मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर ट्रोपोमायोसिन का क्या रोल होता है, या ट्रोपोमायोसिन एक्टिव फॉर्म है, या कौन सी जोन से प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में मसल कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प आउट करती है, और कौन सी इनएक्टिव फॉर्म में। कैल्शियम रिलीज कहाँ से होता है, कैल्शियम किस तरह से अफेक्ट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्रॉस ब्रिजिंग किस तरह से होती है। उसके बाद मायोसिन हेड करता है पिवट, वो अपना फिक्स कर देता है, और एक्टिन उसको पुल करता है सेंटर ऑफ सार्कोमियर से अपनी तरफ। जैसे ही वो पुल करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे वो थिक फिलामेंट के आपस में करीब आ जाते हैं, जैसे वो पुलिंग होती है तो उससे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब एक पेयर के अंदर जो सार्कोमियर का एक यूनिट है, उसके अंदर एक टाइम पे जो था ना, वो आपको स्ट्रक्चर समझाया गया है। अब ये बाकी सारे पूरे मसल बैली के अंदर ये इस तरह से पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो एटीपी इसके लिए यूज होता है, जो रीसेट करता है मायोसिन हेड्स को फॉर द नेक्स्ट स्ट्रोक। एटीपी अगर ना हो, एनर्जी ना हो, तो दोबारा से मसल्स ने अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मायोसिन हेड्स को वहां पे एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ से आगे, ये देखिए ये पूरा एक ओवरव्यू था। अब यहाँ से आगे हम थोड़ी सी इसकी ना देखते हैं रिलैक्सेशन, और फिर इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। रिलैक्सेशन क्या है कि नर्व इंपल्सेस स्टॉप करती हैं, कैल्शियम पंप बैक हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कैल्शियम के चैनल्स को क्लोज करता है, ट्रोपोमायोसिन दोबारा आके बाइंडिंग साइट को कवर करता है, कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है, ट्रोपोमायोसिन दोबारा इनएक्टिव कर देता है कॉन्ट्रैक्शन फेज को, और ट्रोपोमायोसिन आता है, और ट्रोपोनिन यहाँ से साइड पे हो जाता है। ट्रोपोमायोसिन जैसे कैल्शियम रिलीज कम होगा, ट्रोपोनिन वैसे ही डीएक्टिवेट हो जाता है, और मसल फाइबर दोबारा अपने रेस्टिंग एरिया के अंदर वापस आ जाता है। ये देखिए जी, सबसे पहले मोटर न्यूरॉन फाइबर से इंस्ट्रक्शंस आएंगी, स्टिमुलेशन होगी। वो क्या करेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर जो नर्व और मसल का जंक्शन है, वहां पे जाके वो क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन जो एक हमारे पास कोएंजाइम के तौर पे भी काम करता है, और ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्चुअल काम करता है, सबसे मेजर फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये। तो वो हेल्प आउट करता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को, वो वहां पे उसको एक्टिवेट करता है। मसल फाइबर्स डीपोलराइज होते हैं, या डीपोलराइज का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल वहां पे जनरेट होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो मसल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां से कैल्शियम रिलीज होता है। जैसे ही वहां से कैल्शियम रिलीज होता है, वो हमारे पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे आता है, वो ट्रोपोमायोसिन को कन्वर्ट करके ट्रोपोनिन में कन्वर्ट करता है। ट्रोपोनिन एक्टिव फॉर्म होती है, वो एक्टिव फॉर्म हमारे पास मायोसिन को ट्रोपोनिन को जो है ना, ट्रोपोनिन प्रिपेयर कर देता है मायोसिन हेड्स को वो क्रॉस ब्रिजिंग के लिए। जैसे ही वो एक्टिन वहां पे आती है, एक्टिव होती है, उसके हेड के साथ मायोसिन के साथ अटैच होती है, वो क्रॉस ब्रिजिंग होती है पावर स्ट्रोक के साथ। एक्टिन स्लाइड करता है इनवर्ट, अंदर की तरफ आता है, सेंट्रल रीजन की तरफ आता है, दोनों साइड से, दोनों जी लाइन से, इस वाली से भी और इस साइड से भी, लेफ्ट से भी राइट से भी। तो वो जो उनका कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जब वो खींचते हैं, जो आपस में एक दूसरे सेंट्रल रीजन की तरफ पुलिंग होती है, तो वो उसका साइज छोटा हो जाता है। जब एक सार्कोमेर का साइज छोटा होता है तो अगले सार्कोमेर का इसी तरह साइज छोटा होता है। जब सारे सार्कोमेर एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, ऑल एंड नॉन लैक एक रूल है इसका,
कि मसल फाइबर्स ऑल एंड नन लॉ के ऊपर काम करते हैं, यानी अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ऑल एंड नन लॉ ये कहता है कि हमारे पास ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज एक मसल फाइबर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाकी सारे भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो बाकी भी फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो फिर एटीपी बाइंड करता है मायोसिन के साथ और डी अटैचमेंट हो जाती है और फिर हमारे पास यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करती है तब तक जब तक कैल्शियम यहाँ से रिलीज नहीं होता, कैल्शियम खत्म नहीं होता। जैसे ही कैल्शियम खत्म होता है फिर हमारे पास वो दोबारा से मसल अपनी रिलैक्सेशन फेज के अंदर आ जाता है। और कैल्शियम की खत्म होने के पीछे रीजन होती है एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन के पीछे नर्व स्टिमुलेशन है जो आपके ब्रेन से आ रही है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि मसल्स ड्यूरिंग एक्टिविटी, ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज या कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी वर्कआउट करते वक्त स्केलेटल मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। आई होप ये आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा, ये आपने इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली पहले पढ़ा नहीं होगा। इसमें से कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज आपको समझ ना आई हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बेहतर यही है ताकि मैं कमेंट सेक्शन में आंसर करूं, बाकी भी जो बच्चे वीडियोस देखने वाले हैं ताकि उनको भी समझ आ जाए इसकी। मैं कोशिश करूंगा इसकी पिक्चर जो है वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको इसकी क्लियरिटी के साथ चीजों की समझ आ जाए। इसके अलावा बेटा जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को नए सिरे से देख रहे हैं, इसको नए उस पर देख रहे हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन ये हमने प्ले लिस्ट एक बनाई हुई है पार्ट ए के नाम से, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पहले एक्सप्लेन किया गया है। उसके 8 लेक्चर्स हैं, वो आप उनको पहले देखें सीरीज को। आपके 2 चैप्टर्स जो इंट्रोडक्शन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का है, स्केलेटल सिस्टम एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, ये 2 चैप्टर्स हैं जिनमें हमने तकरीबन 200 प्लस एमसीक्यूज और 2 चैप्टर्स के सब्जेक्टिव नोट्स गो थ्रू किए हैं। उनमें से आपकी जब क्वेश्चंस चीजें कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, फिर जब आप चैप्टर 3 पे आएंगे तो आप एक सीक्वेंस में चलते रहेंगे। सबसे पहले उन वीडियोस को मुकम्मल देखें, इस वीडियो लेक्चर को मुकम्मल देखें, कोई क्यूरी हो, कोई चीज समझ ना आए आप मुझसे पूछ लें। दूसरे नंबर पे बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया लेक्चर है वो आप तक पहुंचता रहे टाइमली और आप उस लेक्चर को मिस ना करें। हमारे जो लेक्चर है स्केड्यूल है वो मंडे टू फ्राइडे है और वो हर रोज आपको डेली बेसिस पे ग्रुप में भी मैं लिंक भेज देता हूँ और यूट्यूब के ऊपर भी आ जाता है। यूट्यूब के ऊपर आपको फायदा ये होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको हर एक नया लेक्चर फौरन आपकी यूट्यूब जैसे ओपन करते हो तो आपको पता चल जाता है और आप उस लेक्चर को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे कुछ बच्चे अक्सर वो कहते हैं सर अगर ये हमें नोट्स हार्ड फॉर्म में मिल जाए तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा, हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो उनके लिए ये है कि आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरे रेफरेंस से डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं, ये नंबर है देखें, 2 नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने डोर स्टेप के ऊपर विदाउट डिलीवरी चार्जेस। तो ये बेटा मेरे रेफरेंस की वजह से आपको बेनिफिट हो जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफी कुछ आपने लर्न किया होगा, काफी चीजें आपकी बेहतर हुई होंगी। खास तौर पे आई एम श्योर कि आपके लिए जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा, उसमें से आपने काफी चीजें नई सीखी होंगी। इसके अलावा मस्कुलर नोमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपने काफी उसको एंजॉय भी किया होगा लेक्चर को और आपने इसमें से काफी चीजें नई भी सीखी होंगी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए नए लेक्चर्स जो होंगे वो भी काफी इंफॉर्मेटिव रहेंगे और इस पूरी लेक्चर सीरीज से आपको काफी बेनिफिट होगा, काफी फायदा होगा और आपकी जो प्रिपरेशन है डिफरेंट पोस्ट के हवाले से आप उनको कॉम्प्रिहेंसिवली अपने डोर स्टेप के ऊपर ही कंप्लीट कर लेंगे विदाउट एनी असिस्टेंट, किसी की भी मदद के बगैर, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा सेशन आपको ज्वाइन करने की जरूरत है तो हमारा नया सेशन जो 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह फॉर द सीनियर एलिमेंट्री टीचर स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए जो एफपीएससी से रिसेंटली मेल फीमेल की पोस्ट आई थी उनके लिए यू आर मोस्ट वेलकम, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पर्सनलाइज्ड हर एक टॉपिक को लेक्चर के बाद, रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद भी अलग से हम उसको डिस्कस करते हैं, टेस्ट होता है, रोज डिस्कशन होती है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से डिटेल में डिस्कशन होती है। आज का लेक्चर यहीं तक, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपने देखना हो हमारा सेशन ज्वाइन करना हो तो इन्हीं नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ और नए नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे
इसके आगे से मसल फाइबर्स की क्लासिफिकेशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करवा दूं, हम उसको देखेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है मसल फाइबर्स की क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, और स्पोर्ट्स के हवाले से हम देखेंगे उसकी चीजें जो है उनको हम देखेंगे। लास्ट में हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर से टॉपिक होगा एप्लीकेशन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के साथ, हम उसको लिंक किस तरह से करते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। और लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी है स्पोर्ट्स के साथ, एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के साथ जो मस्कुलर सिस्टम की लिंक करते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर नंबर 10 है। 11 एंड 12 के अंदर इसका ऑब्जेक्टिव मुकम्मल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए लेक्चर की जो सीरीज है काफी इंफॉर्मेटिव चल रही होगी, उम्मीद है। तो इससे आप फायदा उठाएं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ठीक कर लें। ये सारी जिंदगी आपको हेल्प आउट करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंदर। आज का लेक्चर यहीं तक बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इस टॉपिक के साथ मुलाकात होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।